मोची। चमड़े के 2 टुकड़े मूंज की मोटी सी रस्सी से सिले हुए थे। वकास ने मूंज की सवन को भगविकर छुरे से काटते हुए कहा, तुम कहते हो ये चमड़ा किसी बुढ़े भिनसे का है और पहले ही कदम पर बाजरे की रोटी की तरह उदे बीच से 2 हो जाएगा। पर असलम चमड़े को जरा सा भीग कर सूखने दो, फिर देखना ये कैसे तुम्हारी घरवाली की तरह चीं चीं करके बोलता है। असलम ने हंसते हुए एक पुराना जूता उठाया और वकास के पेट पर्दे मारा और बोला कि इस उल्लू को उन दिनों घर वालियों के सवा कोई बात ही नहीं। सौजती शादी में यही कोई 10 दिन बाकी होंगे क्यों? वकास बाबा खैर दीन ने पूछा। 10 दिन छोड़ 10 घड़ियां बाकी हो, वकास बोला। पर बाबा तुम्हें क्या शादी तुम्हारी तो नहीं, मेरी है तुम्हारे मोची की हित तेरी मोची की बाबा। खैर दीन ने मसनूई रोब मैं थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हुए कहा और फिर बेइख्तियार हंसने लगा। वकास ने प्यार से फेंके हुए जूते को अपनी गोद से हटाया तक नहीं बोला। कसूर ये हुआ कि जिस सौदागर से ये चमड़ा खरीदा है वो कहता था कि इस चमड़े के तले का जूता पहनकर घर से निकलो और विलायत जाकर वापस घर आ जाओ तो घुसा जाओ तो हमारा जिम्ना नहीं, पर ये तला नहीं घिसेगा। इसका मतलब ये हुआ बाबा खैर दीन ने असलम को आंख मारकर कहा कि जिस भिनसे का ये चमड़ा है वो फौलाद का कुश्ता खाता था। असलम ठाठे मारता हुआ हंसने लगा और बाबा खैर दीन जरा हंसकर और बहुत सा खांस कर उठा और दरवाजे में जाकर गिल्ली में ठोक दिया। वकास सुकड़े हुए होंठों में फूटती हुई मुस्कुराहट समेटे मूंज की सेवन काटता रहा, एक टुकड़े को अलग करके इसे सामने के साफ सुथरे चौकोर पत्थर पर इस जोर से बजाया कि बाबा खैर दीन हिट तेरी की कहकर रह गया और बाहर मंडेरों पर बैठी हुई चिड़ियों पर जैसे बंदूक चल गई। लम्हा भर के लिए कुछ ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे चमड़ा नहीं बजा था। कोई गोला छोटा था, बिल्कुल गोला सा छोटा। बाबा खैर दीन ने हथेलियों में तंबाकू मिलते हुए कहा, क्यों भाई गोले भी छूटेंगे? असलम ने वकास से पूछा और वकास ने चमड़े के टुकड़े पर भीगी धज्जी फेरते हुए कहा, गोले नहीं छूटेंगे तो क्या बैन होंगे? मेरी शादी हो रही है, कोई तुम्हारे बाप का जनाजा तो नहीं उठ रहा? असलम ने दूसरा जूता उठाकर वकास के पेट पर्दे मारा। बाबा खैर दीन अब के बार संजीदा हो गया, जब से आया हूं बिक बिक किए जा रहे हैं जैसे जवानी सारे जुग में बस उन्हीं 2 पर टूट पड़ी है। हंसी मजाक मैं किसी के मरने की बात नहीं करते, फरिश्ता सुन लेता है, हम दोनों यार हैं। बाबा असलम बोला, हमारा मजाक चलता है, जरूर छूटेंगे गोले। वकास जो जुबान पर आई हुई बात अब तक मुंह में संभाले बैठा था बोल उठा। आमिर कह रहा था कि अब के शहर से बड़े बड़े नए डिजाइन की आतिशबाजी सीख कर आया है। कहता है पहले एक चिंगारी चमकती है, फिर एकदम ऐसा लगता है जैसे आधी रात को सूरज कूदने लगा हो, चिंगारियों का जैसे बारिश बरसने लग पड़ी हो। कहता है आतिशबाजी बुझने से पहले चिंगारियां आपस में जड़कर इगो है आग परी बन जाती हैं, और जब ये प्रे कहा मारकर हंसती है तो आतिशबाजी बुझ जाती है। शहर आखिर शहर ही होता है। असलम ने बहुत तारीफ की। अब तक किसी ने कोने में दबके हुए नूर चाचा को नहीं देखा था। दरअसल वो जरा साउंड गया था नस्वार की डिबिया में से 3 उंगलियों की चुटकी भर कर वो नस्वार को पोपले बनाकर अपने मुंह के दूर दराज के कोनों खुदरों में रख आया और बोला, वकास चपली का विदोहर मुरम्मत करके देना है तो दे, जब से आया हूं आतिशबाजियां छोड़ रहा है गधा नूर चाचा। वकास ने बड़ी मतानत से पूछा, ये बता अपने ईमान से कि जब तेरी शादी हुई थी तो क्या तूने अपना जनाजा पढ़ा था? जनाजा पढ़ूं तेरी माँ का? नूर चाचा भड़का, हमने तो वो लुड्डी
नाची थी कि ढोलकिए ने हाथ जोड़ दिए थे और कहा था बस माल को मुझे बख्श दो, तुम तो नहीं थके पर मेरा ढोल बजने की जगह छींकने लगा है। नूर चाचा असलम ने नथनों और मूंछों में से तंबाकू का गाढ़ा धुआं निकालकर चिलम को वकास की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सुना है तेरे सर पर जो सोने का सहरा बंधा था, मांगे का था तो इसकी दो पत्तरियां तोड़ कर तो ने अपनी जेब में डाल ली थी। वकास और असलम अंधा धुंध हंसने लगे और जब हंस चुके तो नूर चाचा ने बड़ी ही मतानत से बड़े ही नर्म लहजे में कहा, मेरे बेटो तुम दोनों वकास से लेकर असलम तक एक से ले कर 100 तक बड़े ही बुरे इंसान हो। इसके बाद एक बार फिर गोला छूटने के बाद किसी खामोशी छा गई, क्योंकि वकास तो खैरमोची होने की वजह से अपने आप को बुरा कहलवाना सह गया, मगर असलम मोची न था। वो नूर चाचा की तरह गांव के सब से बड़े राजा खानदान का भी फर्द नहीं था, मगर वो बाबा खैरदीन की तरह किसान था और वो अपने आप को मुफ्त में बुरा नहीं खुलवा सकता था, इसलिए इस ने भी खरी खरी सुना दी। बाबा खैरदीन ने सेहरे की पत्तरियों की चोरी के जिक्र पर मुंह पर हाथ रख लिया था और सिर्फ बोलने पर ही बस की इस लिए नूर चाचा की वजह से बच गया था, मगर असलम के बिगड़ते हुए तेवर देखकर अपनी बुजुर्गी के मद्देनजर इसने सूरते हाल को संभालना अपना फर्ज समझा। बोला, देखो नूर चाचा तो अमीर है तो अपने घर में ही अमीर है, गर तेरा कोई दूर नजदीक का भांजा भतीजा है तो हुआ करे इस पर। इसने कहा कि इस मोची लड़के से सारे गांव को बड़ा प्यार है और तेरा भी तो पुराना खिदमतगार है। 8-10 दिन में इस लड़के की शादी है। इस उम्र में तो शादी के ख्याल ही से ऐसा हो जाता है जैसे कोई गिदगदी जा रहा है। सो अगर लड़के खुश हो रहे हैं तो खुश होने दे, में भी तो तेरी उम्र के करीब करीब ही कहूँ। नूर चाचा मुझसे भी तो ये मजाक कर रहे हैं, ये और ये उनका हक है, ये हमारे बच्चे हैं। और वकास मोची है तो क्या हुआ, ये बड़ी छोटी बात है कि जो तुम्हें जूता गांठ कर दे। इससे ये भी कहो कि अब जूता चाटो भी बहुत गलत बात है, लेकिन अब जमाना बड़ा बदल गया है। नूर चाचा, बड़े बड़ों की इज्जतें टके सिर बिक रही हैं, किसी को बुरा न कहा करो। नूर चाचा ने नस्वार भरा, लो अब यहां से वहां तक थो कर कहा, मैं मोची की दुकान पर आया हूं, मस्जिद में नहीं आया। बाबा खैरदीन ने जैसे बिल्कुल बेबस है कर कहा, ये तुम अमीरों के दिमाग खुदा जाने हमेशा आसमान पर ही क्यों रहते हैं, चाहे अपने घर में फूटी कौड़ी भी ना हो। नूर चाचा बोला, लड़ाई की बात करनी है तो अपने बेटों को मेरे बेटों के पास भेज दे, दो हाथ हो जाए तो तेरी भी तसल्ली हो जाए। ये बात अब पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए संजीदगी भी बढ़ रही थी। वकास ने बिजली की सी तेजी से नूर चाचा की जूती उठाई और जल्दी जल्दी में उसकी जूती मुरम्मत कर दी। और जब नूर चाचा अपनी जूती लेकर चला गया तो वकास बोला, मैं तो समझा कि अगर अब की बार में इसकी जूती मुरम्मत नहीं करता तो नूर चाचा मुझे मार डालता और शादी से पहले बस मंगनी कर के मर जाना तो ऐसा ही है जैसे प्यासा शरबत भरे कटोरे को बाहर से चाट कर चलता बने। इसकी बात छोड़, बाबा खैरदीन बोला, जब से अमीर वडेरा मिलने आया है तो सब अमीरों के दिमागों को कुछ हो गया है, चाहे हल चिल्लाते चिल्लाते एड़ियों में चप्पा चप्पा भर दराने पड़ गई हूं। ये बता, अब तक कुछ सामान भी तैयार किया है कि अपने आप को ही तैयार कर रहा है? बुझा हुआ असलम फिर से चमक उठा, बीवी से उधार कर लेगा, कह देगा पहले शादी कर ले, फिर ज़ूरों का भी देख
लिया जाएगा, जेवर तो बने रखे हैं। वकास बिल्कुल बच्चा सा नजर आने लगा। माँ पर कैसे कैसे बुरे वक्त पड़े, पर मजाल है जो एक छल्ला भी बेचा हो, कहती है शादी के 1 साल बाद जो जेवर उतारा है, तो ये कहकर उतारा है कि अब बहू ही पहनेगी बेटा बरसों बाद। मिला पर बहू का कंगन चौड़ा पहले से तैयार रखा था, जेवर है तो सब नकली, पर नकली भी तो धूप में चमक ही जाता है, और कंगन तो चांदी के हैं। मैंने एक दिन पहने थे, मेरे पहुंचू पर भी खिले थे। माँ कहती है तेरी मंगेतर बड़े हुड काठ वाली है, इससे पूरे आ जाएंगे। पर असलम सोचता हूं अगर उसके पहुंचे ही ये हुए तो बाजू कितने होंगे, वो तो मुझे मारेगी। असलम हंसने लगा, बीवी बेचारी क्या मारेगी। बाबा खैर दीन बोला, वैसे वकास जेवर तो हो गया, पर कपड़े का क्या इन दिनों कपड़ा तो बहुत ही महंगा हो रहा है कि मिला ना मिलाना सही, ये हालात हैं। वकास के चेहरे पर बहुत ज्यादा रौनक आ गई। वो तो बाबा खैर दीन 6-7 साल से जो अब मालिकों की खिदमत कर रहा हूं, तो कुछ न कुछ होता ही रहा। ऐसे ऐसे रंग रंगीले कपड़े रखे हैं कि जी चाहता है सब घनघरियां लगी लंगोट बना डालो और सारी दुनिया से कबड्डी खेलता फिरूं। आम कपड़ा छूने से मेला होता है, और वो देखने ही से मैले हुए जा रहे हैं। वकास जरा सा रुक गया, फिर कुछ उदास सा हो कर बोला, बस एक मुसीबत माँ डाल रही है। अब जब हमने कौड़ी कौड़ी लगा दी है, और उधर असलम के बाप से 100 रुपया कर्ज भी ले चुके हैं, तो लड़की वालों ने कहला भेजा है कि दूल्हा के कपड़े भी तुम ही बनवा के लाओ, पर किसी को कान पता ना चले कि तुम लाए हो। तुम वो सब लाओ और हमें दो, हम निकाह के बाद उन कपड़ों को अपना कहकर दूल्हा को पहनाएंगे। इनकार कर दो। असलम ने मशवरा दिया, इनकार तो करे यार, पर वो कहते हैं कि इनकार करना है तो वहीं घर में बैठे रहो, बारात ना लाना, और अगर तुम बारात लाओगे तो गांव भर के कुत्ते छोड़ देंगे। फिर बाबा खैर दीन ने पूछा, फिर क्या? बाबा खैर दीन वकास ने भीगी हुई धज्जी को मुट्ठी में मसलते हुए कहा, पैसा पैसा जमा किया ताका जरा गोले और पटाखे चलाएंगे, पर उनसे तो एक रेशमी लूंगी ही नसीब न हुई। बाबा खैर दीन ने डांटने के अंदाज में पूछा, नवाब वकास अली की शादी है ना? बाबा खैर दीन असलम ने तंज किया, नहीं यार। वकास बोला, ये बात नहीं, लड़की वाले कहते हैं कि कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए। कहते हैं कपड़ों के साथ जूता भी हो, और जूता जरी का हो, नोक से एड़ी तक जरी से काम किया होना चाहिए, अंदर तले पर भी जरी की बेलें हों। और आजकल तुम जानते हो ऐसा लगता है कि जरी जमीन पर नहीं बुनती, सूरज से लानी पड़ती है किस्म। खुदा की ये जो चमड़ा काटा है, तो जरी के काम वाला जूता ही तो बनाने लगा हूं। उन्होंने कहला भेजा है कि कपड़े और जूते ऐसे वैसे हुए तो बारात को बना डोली के ही वापस भेज देंगे। बड़े ही बदजात हैं ये लोग। बाबा खैर दीन बोला, आखिर लालची ही निकले हैं। असलम ने तंजिया अंदाज में कहा, तू इस वक्त वकास बिल्कुल मुरझा सा गया। ऐसा ना कहो असलम, लालची तो मैं भी हूं, पर कसम खुदा कि खुदा झूठ ना बुलवाए, ऐसा लालची नहीं हूं मैं, क्योंकि सब लोग इस तरह के लालची नहीं होते। असलम फूल बंजर जमीन पर भी अलिफाग आते हैं, अल्लाह चाहे तो। इसके बाद फिर वही गोला छूटने के बाद का सन्नाटा छा गया, मतलब हर तरफ बस खामोशी। फिर वकास निचले होंठ के एक हिस्से को अपने दांतों से जैसे चबाने लगा। बाबा खैर दीन और असलम जमीन को घूरने लगे और
वकास ने सामने रखे हुए चमड़े के भीगे हुए टुकड़े पर नजरें जमा दे। इस वक्त तीनों में से कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा था। गली में से एक रोता हुआ बच्चा एक हंसते हुए बच्चे के पीछे भागता हुआ और गालियां देता हुआ गुजर गया। वकास की बूढ़ी मां सर पर घड़ा रखे दुकान के दरवाजे के सामने से हांफती हुई गुजरी और फिर एक लम्हे को सहन के दरवाजे में से दिखाई दी चिड़ियों का गौल। एक पल के लिए मंदिरों पर उतरा और जरा देर को देमा चौकड़ी मचाकर कहीं गायब हो गया। वकास इस तकलीफ दे सन्नाटे को तोड़ने के लिए मिट्टी के एक बर्तन को खिसकाकर इसमें से तंबाकू निकालने लगा कि अचानक असलम यार तो रहने दे, मेरे पास भी तंबाकू है तेरा तो आज कल एक एक पैसा 100 रुपए का है, जल्दी से हुक्के की चिलम को तंबाकू से भरकर असलम ने एक दो किश लगाए और हुक्का बाबा खैरदीन को थमा दिया। इसने यूं फीका सा किश लगाया जैसे रस्म अदा कर रहा है। फिर दोनों उठे और बोले, अच्छा भाई। वकास मियाँ कहकर कुछ इस तेजी से बाहर निकले जैसे जरा सा रुके तो कोई वारदात हो जाएगी। वकास एक लम्हे तक दरवाजे में से बाहर गली में देखता रहा। फिर उसने पानी में उंगलियों की पोरें डुबोएं और उनको झटक कर चमड़े के टुकड़े पर फुहार सी बरसा दी। फिर इस पर धज्जी दौड़ाई और फिर उसने बिस्मिल्लाह कहकर जूते की मुरम्मत करने लगा। बिस्मिल्लाह कर दी माँ ने सहन वाले दरवाजे में से पूछा। कर दी माँ, वो बड़े बे जान अंदाज में बोला। माँ उसके लहजे से चौंक कर अंदर आ गई और दोनों हाथों को इसके दोनों गालों पर रखकर इसके चेहरे को ऊपर उठाया तो माँ ने देखा कि वकास की आंखें भीग रही थीं और वो जब्त करने की कोशिश में निचले होंठ का एक गोशा चबाए जा रहा था। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, माँ ने एक हाथ तानकर कहा। जहां इतनी गुजर गई है अब जरा सी बाकी है तो आंसू निकलने लग पड़े हैं। तमेरिए जूता जल्दी से तैयार कर लो, फिर देखो क्या होता है। खुदा की जात बड़ी बेपुरवाह है बेटे पर, इतनी बेपुरवाह भी नहीं कि अपने मोची की शादी इज्जत से न होने दे। तुम देख लेना बेटा और रोना बंद करो, क्योंकि ज्यादा रोने से इंसान की बीनाई जल्द चली जाती है और जरी के बारीक तार के करतब दिखाने वालों की बीनाई अगर चली जाए तो कोई भीख भी नहीं देता और लोग तरह तरह की बातें करते हुए कहते हैं कि ये अंधा नहीं है, जानबूझकर अंधा बना हुआ है, मुफ्त की रोटियां खा खा कर ये आदी हो गया है मांगने का। इसलिए बेटा तुम मत रोना। और जब वकास ने मां की तरफ देखा तो वो आंसुओं से अपनी सारी झुर्रियां चमकाए बैठी थी। फिर वो जैसे घबरा कर उठी और सहन में चली गई। जरी का ये जूता तैयार करने में वकास ने दिन रात एक कर दिए। सुबह से ले कर शाम तक ऐसे ही रोशनी का ताक़ुब करता रहता और जहां भी जरा ज्यादा चमक दिखाई देती बैठ जाता और पतले कागज ऐसे चमड़े पर जरी चढ़ाने में यूं डूब सा जाता जैसे जमीन से सिल कर रह गया है। सुई की सी बारीक आर चरचर करती चमड़े में घिसती नीचे से इसका सरा ऊपर आता और जरी के तार को नीचे ले जाता। फिर आर और धागे की सुई आपस में उलझ कर हिट जाती और यूं जरी के बारीक बखिए की एक मंजिल तय होती। रातों को वो कड़वे तेल के चराग के पास घुसकर बैठ जाता और जब आधी रात को कमहारों का गधा पहली बार बोलता तो मां मुंह पर से लिहाफ हटाकर कहती, अब सो जाओ बेटे।
आधी रात गुजर गई, गधा बोला है, और आस वकस वो माँ को बातों में लगा लेता। माँ ये गधे ठीक आधी रात को ही क्यों बोलते हैं? ऐसा लगता है जैसे अमीर आमिर के बेटे की तरह उनके पास भी घड़ियां हैं। इनके वक्त देखा और बोलने लगे, शरीर कहीं का। माँ कहती वो बहल जाती, अपने आप को बहला लेती। बहरहाल वो करवट बदल लेती, लेकिन वकास को बार बार टोक कर इस बात का सबूत पेश करती रहती कि वो अकेला नहीं है। फिर जब पहला मुर्ग बांग देता तो वो कहती, बेटे आज कल रमजान शरीफ होता तो इस वक्त में सहरी के लिए उठ बैठती। अब सो जाओ, अब नहीं सुना तो दिन को कौन आकर जरी चढ़ाएगा। भूले बादशाह। फिर वो सो जाता और सुबह होते ही फिर वही चक्कर शुरू हो जाता। और जिस रोज जूता मुकम्मल हो गया और वकास ने इसमें लकड़ी के सांचे ठूंस कर उसे धूप में रखा तो माँ दीवार से लगी बैठी चंगेर में मेहंदी की पत्तियां डाले तिनके चुन रही थी। जूते को देखा तो बुलबुला उठी। उन्हें मेरी आंखों के सामने से हटू लो बेटे। वो चलाई इसी वक्त लपक कर दरवाजे में आ गया और मुंह फाड़े दम बखुद खड़ा हो गया। हटू लो बेटा, वो बोलती गई, नहीं हटाओगे तो मेरी आंखों की पुतलियां तड़ाक से टूट जाएं। गी इतनी उम्र हो गई, खुदा झूठ ना बुलवाए तो जरी के 100-200 जूते अपने हाथों से गुजार चुकी हूं। पर कसम खुलवा लो, जो ऐसी चमक किसी दूसरे जूते की जरी में देखी हो, ऐसा लगता है कि जैसे सूरज 2 टुकड़ों में बटकर खिड़की में उतर आया है। जरी चमकती है, किरणें नहीं छोड़ती, पर ये जरी तो किरणें छोड़ रही है। यहां मुझ तक आ रही हैं इसकी किरणें। ये तो ने क्या किया बेटे वकास, इतनी सी उम्र में ऐसा हुनर तो बड़े से बड़े मोची से भी तुम्हारे हाथ चमवा ले। फिर वो भागी भागी आई, दोनों जूते दोनों हाथों से उठाए और उन्हें एक एक बार चूम कर वहीं रख दिया। फिर इस ने वकास के हाथ चूम लिए और बोली, आखिर मेरे ईमानदार और मेहनती बेटे होना। वकास बोला, पर माँ अब देखो क्या होता है। होता क्या है? बुढ़िया यूं बोली जैसे बेटे का मजाक उड़ा रही है। परसों बारात का तमाशा देखने वालों की नजरें बंद कर रह जाएंगी तुम्हारे पांव से। चमड़ा तो कहीं से दिखाई नहीं देता, लगता है जूता खालिस सोने का है। मोची ने नहीं बनाया, सुनार ने सांचे में उतारा है। इंसाफ की बात है, दुआ करो मेरी प्यारी माँ। वकास फिर इसी लहजे में बोला, पगला। माँ ने इसका हाथ प्यार से झटक दिया और दीवार के पास जाकर मेहंदी की पत्तियों पर झक गई। इस रोज दिन ढले जब वकास ने जूतों से सांचे निकाले तो वकास की माँ बोली, अब जरा सा पहन के तो दिखाओ। जूता पहनने से पहले वकास पर कुछ अजीब ड्रोनी कैफियत तारी हो गई। फिर इसने जूता पहना तो माँ बोली कि किसी की नजर ना लगे, काटता तो नहीं है ना? वकास बोला कि नहीं काटता। तो फिर ठीक है। माँ बोली, ठीक तो है। पर इसके बाद वकास चंगेर में जूता रखे और जूते पर रेशमी रुमाल फैलाए घर से निकला तो माँ ने दरवाजे पर से कहा, फी अमान अल्लाह। ये सुनकर वकास रुक गया और पलट कर बोला, माँ अगर वो ना माना फिर क्या? माँ बोली, तो किया, अब अल्लाह अपने मोची की शादी भी नहीं होने देंगे। ये सुनकर वकास वहां से चला गया और फिर एक गिल्ली में से गुजरा तो उधर से असलम ने इसके कांधे पर हाथ रखा और एक निहायत मुंहजोर बैल की रस्सी पकड़े बैल के पीछे घसीटता हुआ उड़ा आ रहा था। वो इस के पास से तेजी से गुजरते हुए बोला, मुझे परसों की तारीख याद है वकास, और मैं कल आऊंगा तुम्हारे पास। कोई काम हो तो बताना। वकास ने बोला कि अच्छा, क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा तुम्हें। अगर मुझे कोई भी काम हुआ तो। और ये क्या उठाए लिए जा रहे हो? इसने बहुत आगे
जाकर पूछा और फिर तेजी से दूसरी गिल्ली में जाकर मुड़ गया। अगली गिल्ली के नुक्कड़ पर बाबा खैरदीन एक मजमा लगाए बैठा था। वो भी पूछने लगा कि ये क्या उठाए लिए जा रहे हो वकास? इसने वकास के चुपके से खिसक जाने के इरादे पर खाक डाल दी। कहाँ जा रहे हो? वकास बोला कि बस यहीं तक बाबा खैरदीन। इस वक्त वकास ने गोल मोल जवाब देकर बात टालनी चाही, मगर फिर भी बाबा खैरदीन ने पूछ ही लिया कि ये क्या उठा रखा है? जूता। वकास ने सच बोल दिया और फिर घबरा कर जाने लगा। वही जूता। इस पर बाबा खैरदीन ने आवाज दी, वकास बोल। हाँ बाबा खैरदीन। इस पर वकास तेज तेज चलने लगा जैसे बाबा खैरदीन इससे जूता छीने आ रहा है। शादी वाला बाबा खैरदीन की आवाज बुलंद हो गई। वकास दूर निकल आया था, इसलिए कुछ नहीं बोला। अरे कोई भी काम हो तो जरूर बताना बाबा खैरदीन पूरी शिद्दत से पुकारा। वकास चौपाल की तरफ मुड़ गया और बाबा खैरदीन ने एक मोची लड़के के हाथों भरे मजमे में अपनी री देते हुए बोला और सारी बात को कहकहों में उड़ाने की ठानी। वो बोला, शादी से कुछ दिन पहले आदमी हुआ कि घोड़े पर सवार होता है। शादी के वक्त असली घोड़े पर सवार होता है और शादी के बाद खुद घोड़ा बन जाता है। लोग उसकी ये बात सुन कर बेतहाशा हंसने लगे। वकास जब चौपाल पर पहुंचा तो अमीर रईस आमिर पलंग पर कुछ यूं फैल कर लेटा हुआ था कि अगर दूसरा पलंग भी साथ लगा दिया जाता तो ये फैलाव उसका और भी वसी कर लेता। आसपास लोगों का हुजूम था और बात नए थानेदार की खतरनाक दियानत दारी की हो रही थी। नूर चाचा कह रहा था, कत्ल इंसान को बिल्कुल मार कर रख देता है और सुकून भी छीन लेता है। सोचने की बात है कि कत्ल भी कोई आसान सी चीज है। और फिर ये थानेदार तो ये भी नहीं देखता कि कातिल किस खानदान से है और कहीं इसकी 10-20 मुरब्बा जमीन तो नहीं, सबको एक लाठी से हाँकता है। थाने का खुदा है। इसका मतलब तो ये हुआ, आमिर बोला, कि दुश्मन चाहे तुम्हारे सामने डंड पेलता फिरे, तुम इसे ठिकाने नहीं लगा सकते। ठिकाने लगाओगे तो खुद ठिकाने लग जाओगे, चाहे तुम्हारे पास सरकारी खिदमत की कितनी ही सनदें क्यों ना हों। अब के बड़े साहिब को आने दो, मैं उसके काम में ये बात डाल दूंगा कि थानेदार बेशक अपना फर्ज बजा लाए, पर ये तो देख लेके मुल्जिम खानदानी आदमी है कि नीच है। फिर अचानक आमिर की नजरें वकास पर पड़ी, लेकिन वो ढकी हुई चंगेर से चौंका नहीं। आमिर के हां नया जूता जब भी सिल कर आया, इसी तरीके से ढांप कर आया। आमिर ने मोची से पूछा कि ले आए भाई जूता? जी हां, वकास बोला, लाओ रख दो। आमिर ने अपने फैलाव को समेटा। एक अर्ज है, वकास ने होले से कहा और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। बोलो, आमिर बोला। उधर मालिक जरा एक तरफ बात करनी है। वकास के चेहरे की जर्दी की नीलाहट नुमुदार होने लगी। अच्छा, आमिर जरी के पुराने जूते की एड़ियों को अपनी एड़ियों से रौंद कर उन्हें सलीपर की तरह घसीटता हुआ चौपाल की कोठरी की तरफ जाने लगा। तुम भी पर्दे में बात करने की उम्र को आ पहुंचे, इसने वकास से पूछा और फिर पलटकर तारीफ तलब निगाह से मजमे पर निगाह डाली। लोग यहाँ से वहां तक मुस्कुराने लगे। इसकी शादी है ना कल परसों? नूर चाचा बोला, इसीलिए नखरा बढ़ गया है इस का। वकास के सर पर जैसे नूर चाचा ने पीछे से धूल जा दी और दहलीज पर से ठोकर खा कर कोठी के अलिफ दर लाल खड़ा कर जा पहुंचा। इसने चंगेर पर से रुमाल हटा दिया और जूते को यूं आहिस्ता से 2 उंगलियों की पूरों में उठाकर कांधे पर बैठे हुए आमिर के सामने ले गया। जैसे जरा सा झटका लगा तो जूता किरची किरची हो जाएगा। वह आमिर तड़प उठा देखने में तो तोहफा है, बड़ा बारीक काम किया है तूने मोची, और ये तो बिल्कुल मशीन का काम लगता है, जैसे सोने की पत्थरी टेपा लगाकर
चौदी है वह, अब तो ये मुझ को पहना भी तो दो। फिर वकास ने इसी वक्त आमिर को जूता पहनाया। आमिर उठकर चंद कदम उधर उधर चला और कांधे पर बैठ गया और बोला कि अच्छा है भाई मोची, बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया है। आमिर जी, वकास ने सहमे हुए अंदाज में बिल्कुल हल्की सी आवाज में कुछ कहना चाहा। तब आमिर बोला कि कहो तुम क्या कहना चाहते हो। वकास इस पर बोला कि परसों मेरी शादी है, वो तो अभी अभी नूर चाचा ने जो बताया है मैंने आमिर जी आपकी बड़ी खिदमत की है। वकास जैसे जबरदस्ती अपने मकसद को टालने की कोशिश कर रहा था। फिर मेरे बाप ने तो आप के और बड़े साहिब जी के कदमों में उम्र गुजार दी है। वकास ने कहा, हाँ अच्छा, वो भी हमारा पुराना मोची था। आमिर ने कहा, बात यह है आमिर जी। वकास रुक कर बोलने लगा, मैंने जेवर कपड़ा सब कुछ तैयार कर लिया है। आज कितने बरसों से मैं और मेरी माँ मेहनत कर रहे हैं, कौड़ी कौड़ी करके जो कुछ जमा किया वो लग गया। क्या कहा? लग गया? हाँ लग गया होगा। पहले रुपया बचता था, अब लगता है। आमिर बोला, अब आमिर जी। वकास की आवाज सरगोशी की हद तक गिर गई। लड़की वाले कहते हैं इनके दूल्हा के कपड़े भी हम ही तैयार करवाएं और किसी को पता ही ना चले कि हमने तैयार करवाए हैं। देने लगे तो ऐसी ही लालची बातें करती हैं। आमिर ने तंजिया अंदाज में कहा, वो कहते हैं। वकास बोला, कपड़े ऐसे वैसे भी ना हूं, बहुत अच्छे हूं और जूता भी जरी का ही हो। जरी का जूता? आमिर ने पूछा। वकास बोला, जी हाँ। फिर आमिर जी। वकास ने आमिर के चेहरे पर से नजरें हटा लें और उसके नए जूते पर गाड़ दें। फिर बात यह है कि आमिर जी, अगर आपका ये जूता एक दिन के लिए मुझे मिल जाए तो हमारे नाक रह जाएगी। वो आमिर ने से अपने पुराने जूते की तरफ इशारा किया। जी, ये वकास नए जूते की नोक छू ली, यानी तुम मेरा ये नया जूता पहनोगे? आमिर गरजता हुआ उठ खड़ा हुआ और फिर दरवाजे फिर जाकर जैसे हुजूम के सामने तकरीर करने लगा, ये मोची लड़का मेरा जूता अपने पाँव में पहनना चाहता है। यारो कहता है मेरी शादी हो रही है, जरा सा पहन लेने दो के ठाठ रह जाए। बदजात लालची कहीं का। आमिर के इन अल्फाज के बाद हुजूम पर एक अनजानी सी खामोशी छा गए और फिर आमिर अपने पलंग की तरफ जाने लगा और वकास कोठी के दरवाजे में से निकलकर दीवार के साथ जैसे जिम गया हो और उधर आमिर बोलता चला गया, मेरा जूता जो सिर्फ मेरे पांव और आ तो फिर इन जैसे लालची और कमतर लोगों के सरों के लिए होता है। वो ये सब कहकर दोबारा से अपने पलंग पर जाकर लेट गया और कहने लगा कि जी तो चाहता है कि इसी जूते से चमड़ी उधेड़ डालो इसकी। लालची इंसान फिर इसमें मुड़कर वकास की तरफ देखा और गुस्से से बोला कि उधर आओ। इस पर वकास आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पलंग के पास आ गया। फिर आमिर ने इसको कहा कि आइंदा अगर दो बार ऐसी घटिया हरकत मेरे साथ की तो तुमको चीर के रख दूंगा। आमिर ने इस को बहुत ही सख्त अंदाज में कहा। जरा से वक्फे के बाद वकास बोला कि मुझसे बहुत बड़ा कसूर हो गया मालिक, अब चल हेट यहां से। आमिर ने बहुत गरजदार आवाज में कहा। फिर वकास बोला, अगर इस जूते के दाम मिल जाते तो मैं जल्दी से अपने जूते का कोई इंतजाम कर लेता। क्या मतलब है तुम्हारा दाम? आमिर की गरजदार आवाज गूंजने लगी, यानी नकद दाम मांगता है? आज तक आमिर से किसी ने नकद दाम मांगे हैं? जो तो मांगने चला है गजब खुदा का। 2 पैसे का जूते गांठने वाला
और 60 रुपए का जूता पहने बगैर नाक कटी जा रही है। चल दफ हो यहां से मुंशी जी। लिख लो इसका हिसाब और अगली फसल पर इस मोची को 15-20 रुपए की गंदुम तलवा देना। ये है अमीर और गरीब की सोचों का फर्क। सच ही कहा है किसी ने कि जिसके पास दौलत है लोग इज्जत भी बस इसी की करते हैं।